तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MHD 5 के जून 2024 का जो पेपर है, उसी के 5 नंबर प्रश्न के बारे में। ठीक है, प्रश्न यह है कि हिंदी के आधुनिक विद्वानों की काव्य प्रयोजन संबंधी मान्यताओं पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि हम लोग भूमिका लिखेंगे। भूमिका में किस प्रकार लिखना है कि काव्य का प्रयोजन अर्थात काव्य का उद्देश्य जो है वो क्या है। इस पर प्राचीन काल से ही विद्वानों के बीच मतभेद रहा है। मतलब काव्य का क्या उद्देश्य है, बहुत से ऐसे विद्वान हैं जिनके बीच में ये मतभेद रहा है। कोई अलग बताता है, कोई कुछ और बताता है, सभी लोगों का अलग अलग मत है। आचार्य भरत ने अनोद्भवन रसाना अर्थात रसोत्पत्ति को काव्य का प्रयोजन बताया। पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों ने आनंद, सत्याभिव्यक्ति, शिक्षा, मनोरंजन आदि को प्रयोजन बताया। हिंदी के आधुनिक विद्वानों ने भी काव्य प्रयोजन के विषय में विभिन्न दृष्टियों से विचार किया है और समय, समाज, साहित्यिक आंदोलन और युग धर्म के अनुसार अपने मत प्रस्तुत किए गए हैं। तो आइए इन आधुनिक विद्वानों के विचारों का विस्तृत विश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो देखिए, आधुनिक जो हमारे विद्वान हैं उनमें आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यथार्थवादी दृष्टिकोण। शुक्ल जी के अनुसार काव्य का प्रयोजन केवल मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन की गुत्थियों को सुलझाना है, सामाजिक जीवन का विकास करना है और सहानुभूति का विस्तार करना है। उन्होंने काव्य को समाज सुधार का उपकरण माना। उनके अनुसार ये जो लाइन है कि काव्य में व्यापक सहानुभूति होनी चाहिए जिससे मनुष्यत्व का विकास हो। मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि काव्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं है बल्कि उसमें जो जीवन की जो गुत्थियां हैं उसको सुलझा देनी चाहिए, जो प्रॉब्लम्स है उसको खत्म कर देनी चाहिए, ऐसा भी मानना है उनका। सामाजिक जीवन का विकास के रूप में भी इन्होंने देखा, सहानुभूति के रूप में भी इन्होंने देखा। मतलब इन्होंने कहा कि काव्य में व्यापक सहानुभूति भी होनी चाहिए जिससे मनुष्यत्व का विकास हो। ठीक है, डॉक्टर रामविलास शर्मा का मार्क्सवादी दृष्टिकोण है। रामविलास शर्मा काव्य को वर्ग संघर्ष, आर्थिक विषमता, शोषण के विरुद्ध सामाजिक चेतना का माध्यम मानते हैं। मतलब रामविलास शर्मा कहते हैं कि जो शोषण हो रहा है समाज में, जो आर्थिक असमानता फैला हुआ है, ठीक है, वर्ग संघर्ष है, ऊंच नीच जाति का जो वर्ग का लेकर एक झंझट है, ये भी इसको इन्होंने माना। तो इनका कहना है कि काव्य सामाजिक यथार्थ का प्रतिबिंब है। कवि को समाज की विषमताओं के प्रति सजग होना रहना चाहिए। उन्होंने साहित्य को जनपक्षधता का साधन माना। मतलब डॉक्टर रामविलास शर्मा का कहना है कि समाज में चल रही जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी मतलब दिक्कतें हैं, उसको कवि अपने साहित्य में लिखे और जब लोग उसे पढ़ें तो उनको चेतना जागृत हो। ठीक है, तीसरा नंबर है डॉक्टर नामवर सिंह का आलोचनात्मक दृष्टिकोण। नामवर सिंह काव्य को आत्म अभिव्यक्ति के साथ साथ सामाजिक संवाद का माध्यम मानते हैं। उनके अनुसार मतलब इन्होंने अपनी आत्मा का अभिव्यक्ति के रास्ता तो बता ही दिया इन्होंने और कहा कि सामाजिक संवाद का माध्यम भी बताया। तो देखिए, इनका कहना है कि काव्य न तो केवल आत्मा अभिव्यक्ति है, मतलब केवल आत्मा अभिव्यक्ति अपने आप अपना ही सब कुछ बताना या अभिव्यक्त करना यही नहीं है काव्य। न केवल समाज का आईना है और समाज का आईना भी केवल नहीं है बल्कि दोनों के बीच का रचनात्मक संवाद है। मतलब आत्मा अभिव्यक्ति और रचनात्मकता दोनों के आत्मा अभिव्यक्ति और समाज का जो आईना है, इन दोनों के बीच का रचनात्मकता संवाद है। नाम डॉक्टर नामवर सिंह का कहना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का सांकेतिक दृष्टिकोण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी काव्य को संस्कृति का संवाहक मानते हैं। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो चीजें चल रही वो एक दूसरे ट्रांसफर हो रही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। काव्य न केवल सौंदर्य का रसास्वादन करता है बल्कि संस्कृति के शाश्वत मूल्यों का संवर्धन करता है। उनके अनुसार काव्य मानव सभ्यता के सौंदर्य बोध, लोक चेतना और सांस्कृतिक धरोहर की अभिव्यक्ति माध्यम है। ठीक है, पांचवा नंबर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का आध्यात्मिक दृष्टिकोण। एक अन्य पक्ष से भी है, दूसरा है वे काव्य में आध्यात्म बोध भी देखते हैं। वे काव्य में आध्यात्म बोध भी देखते हैं और काव्य आत्मा के उस पुकार का नाम है जो परम सत्ता की अनुभूति करता है। उनका कहना है कि काव्य जो है उस पुकार का नाम है, कविता वो है जिसमें ईश्वर को पुकारा जाए। ठीक है, उस पुकार का नाम है जिसमें परम सत्ता की अनुभूति कराता है। काव्य के माध्यम से व्यक्ति व्यापक सृष्टि के रहस्य से जुड़ता है। मतलब सृष्टि का जो व्यापक जो सृष्टि का जो व्यापक प्रभाव है उसी से, मतलब व्यापक जो रहस्य है उसी से जुड़ता है व्यक्ति। ठीक है, आचार्य राममूर्ति त्रिपाठी का सौंदर्यवाद है। उनके अनुसार काव्य का प्रधान प्रयोजन सौंदर्य का सृजन और रसास्वादन है। काव्य का मूल प्रयोजन है सौंदर्य और रस का साक्षात्कार करना। ठीक है,
जिससे पाठक के हृदय में आनंद का उद्रेक हो। जो पाठक है उसके मन में आनंद का उद्रेक हो। डॉक्टर नगेंद्र का समन्वयवादी दृष्टिकोण है। डॉक्टर नगेंद्र जो है काव्य के प्रयोजन को बहुआयामी मानते हैं, मतलब अलग अलग दृष्टिकोण मानते हैं। उनके अनुसार काव्य न केवल रसास्वादन है, न केवल शिक्षा है, अपितु यह सौंदर्य बोध, सामाजिक चेतना, नैतिक जागरण और आत्मानंद का समन्वित रूप है। डॉक्टर बच्चन सिंह का उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण भी देखने को मिलता है। तो बच्चन सिंह काव्य को स्वतंत्र सृजनात्मक कर्म मानते हैं। उनके अनुसार काव्य किसी ठोस प्रयोजन के लिए नहीं लिखा जाता। इनका कहना है कि काव्य जो है वो किसी ठोस मतलब किसी एक ही प्रयोजन के लिए या फिर किसी जरूरी प्रयोजन के लिए नहीं लिखा जाता है, वो स्वयं अपना प्रयोजन है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि काव्य जो है वो अपना ही प्रयोजन है, उसकी सार्थकता उसकी संवेदनात्मक गहराई में है। 9 नंबर में आता है मैथिली शरण गुप्त का नैतिक दृष्टिकोण। मैथिली शरण गुप्त के अनुसार काव्य का प्रयोजन समाज में नैतिकता, कर्तव्य बोध, राष्ट्र प्रेम और मानवीय संवेदनाओं का जागरण करना है। उनकी कविता में जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदापि गृहसी जैसी पंक्तियां यही संदेश देती है। मैथिली शरण गुप्त की जो पंक्तियां हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदापि गृहसी जैसी पंक्तियां संदेश देती हैं कि जो काव्य का प्रयोजन है समाज में नैतिकता, कर्तव्य बोध कराने वाला है। हरिवंश राय बच्चन का आत्माभिव्यक्ति प्रधान दृष्टिकोण भी देखने को मिलता है। तो हरिवंश राय बच्चन के अनुसार काव्य आत्मा की पुकार है। कहते हैं कि काव्य जो है, कविता जो है वो आत्मा की पुकार है। जो बीत गई सो बात गई जैसी रचनाएं मानवीय जीवन के संघर्ष, वेदना, आशा और आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति। इस कविता में इन्होंने बहुत सारी बातों का वर्णन किया है, जिसमें संघर्ष, जीवन, वेदना, आशा, आत्मानुभूति ये सारी चीजें आती हैं। उनके अनुसार काव्य जीवन के विभिन्न अनुभवों को शब्द देता है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग ये बात करेंगे कि हिंदी के आधुनिक विद्वानों के अनुसार काव्य का प्रयोजन कोई एकांकी नहीं है। हिंदी के जो विभिन्न विद्वान हैं उनके मतभेदों के अनुसार, उनके मतों के और उनके भेदों के अनुसार काव्य का कोई एक ही प्रयोजन नहीं है। यह सौंदर्यबोध, सामाजिक सुधार, सांस्कृतिक संरक्षण, नैतिक जागरण, आत्मा अभिव्यक्ति, अध्यात्म बोध, जनचेतना तथा रचनात्मक आनंद सभी को समाहित करता है। मतलब सभी के हिसाब से सारी चीजें साहित्य में हैं। यही कारण है कि आधुनिक युग में काव्य एक संबंधित कला बनकर हमारे जीवन के प्रत्यक्ष पक्ष को स्पर्श कराता है, स्पर्श करता है। काव्य केवल पढ़ने की वस्तु नहीं बल्कि जीने का माध्यम भी है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।